हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। दोस्तों, पेपर आपका पास में आ चुका है और अभी तक आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके हैं। इन मॉक टेस्ट को देने से आपको यह पता लगा होगा कि पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उसको विद इन टाइम खत्म करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे भी आते हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम किल कर देते हैं। एक बात तो हमें यह सीखनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि ये लेंदी है या इसको सॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को उसी समय स्किप कर देना चाहिए। उसका सॉल्यूशन बाद में देखा जाएगा। भाई 50 क्वेश्चंस है ना, बाकी क्वेश्चंस भी तो करिए, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो उस क्वेश्चन के चक्कर में जो क्वेश्चन आते हुए हैं वो हमारे छूट जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट के अंदर यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये समझ में आएगा कि आपने कैसी छोटी छोटी सी मिस्टेक करके अपने आते हुए क्वेश्चन को गवा दिया, ठीक है ना। अब मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बच्चों लोग, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रह गए या फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। बाकी जो क्वेश्चंस आपसे हो गए उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे करके वो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। और एक जरूरी बात और दोस्तों, कि जब आप इसके अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्वेश्चंस को देख लें उसके बाद आप क्या करिएगा, एक बार दोबारा से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, क्योंकि दोबारा से अटेम्प्ट करने पे आपको ये पता लगेगा कि भाई हमको इस क्वेश्चन पेपर को करने में कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और साथ में सारे क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में। हाँ जी सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी के लेटर्स का यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं। भाई सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सिंपल सा वर्ड ले लें, मान लेते हैं सन, SUN। सन के लेटर्स का यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, SUN की बात कर रहा हूं, तो 3 लेटर है, 3 फैक्टोरियल। इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहेगा, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल उतना ही डिवाइड में आता है। तो मिसिसिपी की बात करें तो मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर्स हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। कितने हैं, 11 लेटर्स। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 11 फैक्टोरियल। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 11 फैक्टोरियल। अब देखिए I 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, S 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, P 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। माने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब आपको आंसर दे रखा है बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में, माने इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसको 11 से लेके 5 तक लिख दे, माने 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, यह आ गया। माने 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 और into में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और इस 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24 और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया जिसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। तो डिवाइड बाय 48 और कर दे, डिवाइड बाय 48, आंसर आ गया 34650। माने डी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए आंसर भी बिल्कुल सेम अलाइक से मतलब एक जैसे दे रखे हैं, लाइक टर्म दे रखी है ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा दें। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 वे कह रहा है कि इफ NP5 बराबर 20 NP3, NP5 की वैल्यू कितनी रखी है, 20 NP3 रखी है। बहुत ध्यान समझिएगा। अब चाहे तो आप इसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम बात करें तो n की वैल्यू बाई NP5 का मतलब n को पीछे 5 बार, n -1 n-2 n-3 n-4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 20 NP3, माने 20 इंटू n को पीछे 3 बार, n n-1 और n-2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए ये कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स हैं, तो इसके भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर बना लेते हैं 5 इंटू 4, एक कम की फॉर्म में। तो जरा कंपेयर करिए, n-3 की वैल्यू 5 तो n की वैल्यू कितनी होगी 8, n-3 की वैल्यू 5 तो n की वैल्यू कितनी होगी 8, n-4 की वैल्यू 4 तो n की वैल्यू तब भी कितनी आएगी 8। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कह रहा है विच इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए,
तो ये एक एपी बन रही है। यहां पे डिफरेंस कितने का है? +4 का। यहां किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? +4 का। माने ये सीरीज बढ़ती हुई है, ये सीरीज बढ़ती हुई सीरीज है। जब बढ़ती हुई सीरीज है इसका मतलब बढ़ते 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 नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी, और पॉजिटिव में आने से पहले जीरो पे जाएगी, जीरो के बाद पॉजिटिव टर्म शुरू होगी। तो पहले हम ये पता कर ले जीरो इसकी कौन सी टर्म है। जीरो इसकी कौन सी टर्म है भाई? जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो जीरो इसकी कौन सी टर्म है? माने हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी। अब एन बराबर क्या होता था? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस +1। एन बराबर क्या होता था? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस +1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट क्या है? 0 माइनस फर्स्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +111 डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का? 4 का +1 तो कितना आ गया? 111 डिवाइड बाय 4 +1, ये आ गया 28.75। अब ये n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती भाई। ये तो ना कहोगे, ये तो कहोगे 28 टर्म है, ये 29 टर्म है, माने जीरो इस सीरीज में आएगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जीरो के बाद ही तो पॉजिटिव टर्म शुरू होगी। तो इसकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी? 29th टर्म होगी भाई। जीरो से पहले नेगेटिव होगा, जीरो के बाद पॉजिटिव आएगी, तो इसकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी? 29 टर्म। जो 29 टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी, और 28th जो होगी वो इसकी लास्ट नेगेटिव टर्म होगी, बात समझ में आ गई? तो इससे पूछा था फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी? 29th होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 288। 9 और 288 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन बताने। भाई आप पहले लगा दीजिए 9 और लगा दीजिए लास्ट में 288, और चेक कर लीजिए जीपी बन रही है या नहीं बन रही है। चेक कर लीजिए जीपी बन रही है या नहीं बन रही है, या फिर हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूंगा इसको ऐसे ही करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। पहले यहां लगा दीजिए 9 और यहां लगा दीजिए 288। चेक करिए, 9 3 जा 27, 27 2 जा, ये तो मतलब ही नहीं उठता, ये तो जीपी नहीं बनेगी भाई, क्योंकि यहां पे कॉमन रेशियो 2 का, यहां 3 का, ये नहीं बनेगा। अच्छा यहां 9, यहां 288। अब चेक करें, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, 2 जा 288, बिल्कुल सही। तो आंसर बी होगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा भाई। जीपी बननी चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब वो टर्म्स जिनको इन दोनों के बीच में रख दिया जाए तो एक जीपी बन जाए। अर्थमेटिक मीन का मतलब वो टर्म्स जिनको दो नंबर्स के बीच में रख दिया जाए तो एक एपी बन जाए, वो अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है सपोज द रेवेन्यूज ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर इज इतना। 2013 में 100 रुपए, ये 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2014 में 120 का, 2015 में 160 का, 2016 में 210 का, 2017 में 260 का। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो बताइए कितना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ? हम तो ये मानेंगे 100 रुपए के कितने हो गए? 260 हो गए। 100 रुपए के कितने हो गए? 260 हो गए। कितने साल में? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल में 100 रुपए के 260 हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, माने 260 बराबर 100 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता कि पावर कितनी हो गई? कितने साल? 4 साल। ठीक है ना? तो 260 अपॉन 100 का मतलब 2.6 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। ये पावर 4 जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी, तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने 2.6 की होल पावर 1/4। 2.6 की होल पावर 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का अंडर रूट। वैसे तो अगर आपसे कोई भी पावर होती है तो कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करना जानते हैं, लेकिन अगर 1/4 की बात करें तो अब 1/2 बाई 2.6 की पावर 1/2 की पावर 1/2 1/4 अपने आप हो जाएगा, माने 2 बार अंडर रूट दबा दीजिए। ठीक है ना? ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस आर अपॉन 100 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.6 का अंडर रूट, फिर ये 1 उठ के जाएगा तो -1 और इंटू 100 कर दीजिए। आंसर आ गया 26.89, 26.898, 27 मान सकते हैं। 26.98 हमारे हिसाब से तो 26.98 आ रहा भाई। हमारे हिसाब से 26.98% के आसपास फिगर आ रही है। 26.98 से मिलता जुलता तो कोई नहीं है। 27 आप मान सकते हो ज्यादा,
लेकिन वैसे ऐसा आंसर आएगा नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो 26.98। अच्छा, इससे कैलकुलेटर पकड़ के देखें तो 2.6 रूट का बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 4 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 100, बिल्कुल सही 26.98 ही आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 26.98, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट 35% प्ले ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं? माने दो सर्कल बना लिया हमने, यहां हो गया क्रिकेट और यहां हो गया टेबल टेनिस। ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ओनली क्रिकेट का मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ क्रिकेट है, बाकी कोई नहीं है, ये वाला पोर्शन। बात समझ में आ गई? ओनली क्रिकेट कितना है? ओनली क्रिकेट है 35%, ठीक। 45% कैन प्ले ओनली टेबल टेनिस। ओनली टेबल टेनिस वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक, कितना है? ये वाला पार्ट है 45%। अब क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट कैन प्ले बोथ द गेम्स। तो 45 ये 35 ये 45 ये कितना हो गया? 80। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 20% होगा अपने आप। ये वाला पार्ट कितना होगा? 20% होगा। भाई होना चाहिए 100%। वो कह रहा है हाउ मेनी प्ले हाउ मेनी स्टूडेंट कैन प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट वाला सर्कल कितने का हुआ? टोटल कितने का हो गया? 55%। कितने का हो गया? 55%। किसका? 120 का। 120 का 55%, 66। अब देखिए इसमें 55 ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर केस में ना 55% ऑप्शन दे देता है। 55 आप गलत कर देते हैं, जबकि आपको क्या निकालना चाहिए? 55% निकालना चाहिए। किसका? 120 का। तो आंसर आएगा 66। क्लियर हो कोई बात? नेक्स्ट गेम, क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ x² इंटू log x y इक्वल्स टू x² इंटू log x। दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो dy ओवर dx क्या होगा? एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। x² ऐसे ही, log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही x² का 2x। एक x से x कम हो गया, कॉमन क्या आया? x कॉमन आया। क्या बचेगा? 1 प्लस log x। क्या बचेगा? 1 प्लस log x। तो आ गया x इंटू 1 प्लस log x, 2 log x, सॉरी 2 log x, ये 2 भी है ना। 1 प्लस 2 log x, सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। सबसे पहले अगर इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 4। अब हमसे नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac। तो हमें निकालना है b² - 4ac। b² का मतलब 64, -4ac का मतलब 4 3 जा 12 4 जा 48। इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर b² - 4ac पॉजिटिव नंबर आता है तो हमेशा रूट्स कैसे होते हैं? रियल बट अनइक्वल। इक्वल्स टू 0 आता है तो रियल और इक्वल, और नेगेटिव आएगा तो इमेजनरी। तो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है माने रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, माने ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। If an examination a candidate was to pass in each of the 4 papers, in how many ways can be failed? भाई 4 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4। ये कह रहा है बताइए 4 सब्जेक्ट है, अगर उसे पास होना है तो चारों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। और होना भी चाहिए यार, आपका भी पेपर तो कुछ इसी तरीके से है ना। 4 सब्जेक्ट है, चारों में पास होंगे तभी तो पास कहलाएंगे। तो वो कह रहा है कितने तरीकों से फेल हो सकता है? भाई किन्हीं एक में फेल तो फेल, माने 4 में से किसी एक में फेल तो फेल, 2 में फेल तो फेल, 3 में फेल तो फेल, और चारों में फेल तो फेल।
माने फेल होने के कितने तरीके हो गए, ये हो गए 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ठीक है ना। पास होने का एक ही तरीका, चारों में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 की पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1, 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, कॉमन लेके कैंसिल, बाकी लिख दीजिए भाई। 2 की पावर n ऊपर से मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा, क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 की पावर 3 माने 8 माइनस 10 इंटू 2 की पावर 1 माने 2 अपॉन, नीचे से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 1 माने 2 और इंटू में 6, ये कैंसिल आउट हो गए। ये 8 माइनस 20 का मतलब कितना हो गया, माइनस को 12 और नीचे 12, आंसर कितना आएगा, -1, आंसर कितना आएगा, -1। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है कि सर द कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट इज गिवन बाय दिस। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, वो कह रहा है द कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन द x इज इक्वल टू, भाई कॉस्ट कब मिनिमम होगी, जब x की वैल्यू क्या हो। तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन निकालिए और इक्वल टू 0 रख दीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालिए और इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब जरा देखिए इसका dc ओवर dx क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, कितना होगा 6, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 और प्लस 15 का 0 हो जाएगा। अब इसको क्या रखना होगा, आपको इक्वल टू 0 रखना होगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, माने या तो x की वैल्यू 2 होगी तब ये मिनिमम होगी, या x की वैल्यू 3 होगी तब ये मिनिमम होगी। अब ये किस पे मिनिमम होगी, इसको लिए आप या तो एक काम करिए, x की वैल्यू 2 और 3 लगा के देख लीजिए उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे, माने डी स्क्वायर सी ओवर डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12x माइनस 30। अब अगर x की वैल्यू 2 लगाए, x की वैल्यू 2 लगाए तो 12 2 24 माइनस 30 माइनस 6, अगर ये नेगेटिव नंबर आएगा 2 लगाने पे, माने ये फंक्शन क्या होगा, इस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना। ये डबल, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप भाई देखिए यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का आपने 0 रखा, भाई गेंद को उछालेंगे, जहां इसका रेट ऑफ चेंज होगा वहां पे या तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो इसको इक्वल टू जब 0 रखा तो x की दो वैल्यू निकल के आई 2 और 3, ठीक है ना। 2 और 3 लगाया तो एक पे आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कॉस्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहां पे कॉस्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हम जब x की वैल्यू 3 लगा रहे हैं तो 12 3 36 माइनस 6 वो आएगा पॉजिटिव नंबर, माने x बराबर 3 पे ही आ रहा है पॉजिटिव, माने कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। माने किस पे मिनिमम होगी, x इक्वल टू 3 पे होगी। एक तरीका तो ये हो गया उसका पूरा तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों, आप सीधे सीधे क्या करिए, भाई थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपकी, आप सीधे सीधे क्या करिए, x की वैल्यू 2 और 3 ये लगाते देखते चले जाइए। x की वैल्यू 3 लगाइए, सबसे पहले तो 1 लगाइए, ये 1 लगाइए, 1 लगाएंगे तो ये आएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 15, ये कैंसिल, माने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। x बराबर 1 पे कॉस्ट कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, चारों में देखिए किसमें कम मिनिमम कॉस्ट आ रही है, तो वो भी एक तरीका है आपके पास। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है द नंबर्स a x c आर इन AP। भाई a b c AP में कब होते हैं, जब इसका डबल माने 2x बराबर क्या हो, a प्लस c हो, और x बराबर 25 माने ये सीधे सीधे 50 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये पहली इक्वेशन निकल आई। और a y c r इन JP माने y स्क्वायर बराबर क्या होगा, a इंटू सी, y की वैल्यू 7 है, माने 49 बराबर कितना आया, a इंटू सी, ये भी आ गई, ये सेकंड इक्वेशन। वो कह रहा है बताइए a और c की वैल्यू क्या होंगी, पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए 1 और 49 कर जाएगा, 1 प्लस 49 50 और 49 इंटू 1 49 आएगा, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पर्सन रिसीव द सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5 लाख पर ईयर
and he receive an increment of 15,000 per year, then the sum of the salary he taken. ये पहले मॉक टेस्ट में आप कर चुके हैं। तो जरा देखिए, ये एक सीरीज बन जाएगी 5 लाख, फिर क्या है, कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है, 15,000, तो दूसरा हो जाएगा 5.15 लाख, ठीक है ना, लाख। अगला हो जाएगा 5.30 लाख, ये तो हो जाएगा। आपको पता करना है 10 इयर्स, माने 10 इयर्स में टोटल कितना रिसीव होगा, तो सम ऑफ 10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, एपी बन रही है n/2, माने 10/2, 2a का मतलब कितना हो गया 10 प्लस n-1 माने 9, और डिफरेंस कितने का है 0.15 माने 15,000 रुपए का, ये लाख में लेके चल रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो लाख में निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 1.35, 11.35 और इंटू 5, यहां पे कर ले रहे हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 0.15 इंटू 9 प्लस 10 और इंटू 5, माने आ गया 56.75 लैक्स, माने 56,75,75,000। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कुछ करा हुआ क्वेश्चन सा लग रहा है, इसको सॉल्व करके आपको पता करना है कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी। द वैल्यू ऑफ दिस, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा, ये सब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, अगला 1/16 और अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक टाइप की क्या बन गई, जीपी बन गई, ये एक टाइप की क्या बन गई, जीपी बन गई, और जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ये होता है a/1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो यहां हो जाएगा a टू द पावर, a कितना है आपका 1/2, और रेशियो भी कितना है 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2, कैंसिल आउट होके 1 आ गया, माने कुल मिला के आंसर क्या आएगा, ए आएगा, कुल मिला के आंसर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। वो कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 6%, 8% एंड 10% ईयरली फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स ऑन द सम ऑफ 60,000। तो माने ए पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, 60,000 और 1.06 इंटू 1.08 इंटू 1.10। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 1.06 इंटू 1.08 इंटू 1.10 इंटू 60,000, 75,556.80। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर इंटरेस्ट पूछता तो माइनस इसमें से 60,000 कर देते। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 इयर्स। माने एक सम ऑफ मनी जो है सिंपल इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट में 8 साल में डबल हो जाती है। माने 1 रुपए के 2 रुपए हो जाते हैं, कितने साल में, 8 साल में। कितना रुपए कमाया, 1 रुपए कमाया, माने हर 8 साल में 1 ही रुपए कमाएगा, हर 8 साल में 1 ही रुपए कमाएगा। वो कह रहे हैं हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। माने 1 रुपए के सीधे सीधे 5 रुपए हो जाए, 1 रुपए के सीधे सीधे 5 रुपए हो जाए। माने इंटरेस्ट कितना कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है इसे 4 रुपए का, इंटरेस्ट कमाना है इसे 4 रुपए का। तो 1 रुपए कमाता है 8 साल में, तो 4 रुपए कमाएगा कितने साल में, 32 साल में। 4 रुपए कमाएगा कितने साल में, 32 साल में। आंसर कितना होगा, डी, नन ऑफ दिस। भाई 1 रुपए कमाता है 8 साल में, 4 रुपए का कमाएगा कितने साल में, 32 साल में, तो आंसर होगा 32 इयर्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। माने एक बैग है उसमें सिक्के पड़े हुए हैं, ये सिक्के पड़े हुए हैं। जो सिक्के हैं इसमें कुछ सिक्के 1 रुपए वाले हैं, कुछ 50 पैसे वाले हैं और कुछ 25 पैसे वाले हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है किस रेशो में है, सर ये रेशो जो है वो है 4:5:6। माने 1 रुपए वाले
₹1 वाले कितने सिक्के हो गए? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, दैट इज इक्वल टू 4x कॉइन्स, ठीक है ना। 50 पैसे कॉइन वाले कितने हैं? 5x कॉइन्स, और 25 पैसे वाले कितने हैं? ये है 6x कॉइन्स। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं, टोटल अमाउंट दे रखा है, माने इस थैले के अंदर जो सिक्के हैं उन सबकी वैल्यू कितनी है? सर वैल्यू है ₹120। तो जब एक कॉइन की वैल्यू ₹1, तो 4x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 4x रुपीज या 400x पैसे। तो यहां लिख देते हैं अमाउंट, ये आ जाएगा 400x, ये हो जाएगा 250x, और ये हो जाएगा 150x। अब इन सब का सम, ये पैसे में हो गया, पैसे में हो गया, इन सब का सम माने 400, 650, 800, 800x की वैल्यू किसके बराबर रख दे? 120 रुपीज है, तो आगे डबल जीरो लगा दे, पैसे में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000 डिवाइडेड बाय 800, माने 120 डिवाइड बाय 8 का मतलब तो 15 हो गया, 15 28 200 होता है, माने x की वैल्यू 15 आ गई। अब इसने पूछा क्या है? देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, कितना था? सर 25 पैसे कॉइन्स कितने थे? 6x, 6 इंटू 15, माने कितने कॉइन्स होंगे? 90 कॉइन्स होंगे। कितने कॉइन्स होंगे? 90 कॉइन्स होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सेट ए दे रखा है, देन व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए। भाई पावर सेट का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ सबसेट, द सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज द पावर सेट। किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे वही उसका क्या कहलाएगा? उस सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। तो सबसे पहले इस सेट की बात करें तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। तो किसमें 8 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा, यही होगा। और चेक कर लीजिए सबके सब सबसेट है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखें अगर आप, तो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर x माइनस एक्स प्लस a टू द पावर x माइनस वाई, ऐसे लिख दिया, प्लस 1 अपॉन में इस वन को मैं a टू द पावर y माइनस वाई लिख सकता हूं, y माइनस वाई प्लस a टू द पावर y माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखिए तो इसमें से क्या कॉमन आया? इसमें से a की पावर x कॉमन आया, क्या बचेगा? a की पावर माइनस एक्स प्लस a की पावर माइनस वाई, प्लस इसमें से क्या कॉमन आया? इसमें से a की पावर y कॉमन आया, क्या बचेगा? a टू द पावर माइनस वाई प्लस a टू द पावर माइनस एक्स। जब इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको उठा के लेके जाऊंगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब जरा देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो गया, दोनों का एलसीएम सेम हो गया, a टू द पावर माइनस एक्स प्लस a टू द पावर माइनस वाई, और ऊपर भी क्या आएगा? a टू द पावर माइनस एक्स प्लस a टू द पावर माइनस वाई, पूरा पूरा कैंसिल। आंसर कितना आया? 1। देखिए 1 2 और 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये मैं करके दिखा रहा हूं, आपको वर्बली सोच मिले, माने माइंड में कैलकुलेशन हो सके तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? Find the present value of ₹2,000 to be received after 4 years if the interest rate is 8% per annum compounded annually। अरे भाई प्रेजेंट वैल्यू माने ये दे रखा है अमाउंट, ये दे रखा है टाइम, ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 2000 इज इक्वल्स टू P पता नहीं 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर 4। अब इस वैल्यू को निकाल के 2000 की डिवाइड में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 2 3 4, जो वैल्यू आई 2000 की डिवाइड में डाल दीजिए, यह आ गया 1470.06। बी इज द करेक्ट आंसर, 1470.06, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a car that cost ₹6 lakh is bought by paying ₹1 lakh as down payment। माने कार थी 6 लाख रुपए की, जिसमें हमने 1 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट कर दिया। वो कह रहा है एंड इक्वल पेमेंट फॉर 3 years, और बाकी 3 सालों की हमने EMI बनवा ली। What is the annual installment? तो बताइए EMI की वैल्यू क्या होगी? If the interest is paid at 8% on the remaining amount compounded annually, माने 3 सालों की, माने देखा जाए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो अमाउंट ऑफ लोन ऑफ एन्युटी कितना हो गया? 5 लाख रुपए।
5 लाख रुपए की एन्युटी हो गई। एन्युटी की वैल्यू हमें पता नहीं। ए सब एन, पीरियड कितना है सर 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 8% माने 0.08। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1.08 की होल पावर माइनस एन माने -3 डिवाइडेड बाय 0.08। ये वैल्यू निकाल के सीधे सीधे 5 लाख के डिवाइड में डाल देंगे, एन्युटी की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। अब ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब 1 अपॉन, माने सबसे पहले हम निकालेंगे 1 अपॉन 1.08 की होल पावर 3 निकालनी हमें। तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 डिवाइड बाय 1.08, ये वैल्यू निकल आई। अब इसकी पावर 3 तो इंटू दबाकर 2 3, ये वैल्यू निकल आई। अब उल्टा -1 कर दिया हमने, डिवाइड बाय 0.08 कर दिया। तो इस पूरे की वैल्यू निकल आई, इस पूरे की वैल्यू निकल आई, इस पूरे की वैल्यू निकल आई आपकी कितनी निकल आई, ये वैल्यू निकल आई आपकी 2.5709699875। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, ये वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को सीधे सीधे 5 लाख के डिवाइड में डाल दे, तो मेमोरी प्लस दबा के 5 लाख डिवाइड बाय एमआरसी कर दिया। यह आ गया 1,94,016 रुपए की किस्त बैठेगी। ये ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। माने टोटल 15 थे, 15 में से कोलिनियर कितने हैं सर? 15 में से कोलिनियर 6, तो नॉन कोलिनियर कितने रह गए? नॉन कोलिनियर रह गए 9। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है? तो हम कहेंगे 15 में से किसी 2 को जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोलिनियर वाले 2 पॉइंट्स को जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, मिलेगी एक तो मिलेगी, तो +1 कर लिया, तो +1 कर लिया। 15C2 हो गया 15 × 14/2 दैट इज इक्वल टू 105। 16C2 हो गया 6 5 30/2 15 और +1, आंसर हो जाएगा 91। आंसर हो जाएगा 91। या तो आप इसे ग्रुप से भी कर सकते थे। ग्रुप से कैसे करते भाई? एक कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर लाइन बनेगी, 2 नॉन कोलिनियर लाइन बनेगी, वो 2 कोलिनियर लाइन बनेगी, और 0 कोलिनियर 2 नॉन कोलिनियर तो भी लाइन बनेगी। बस ये तीनों केसेस निकालेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 91 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women, consisting of 3 men and 2 women? माने सीधे सीधे 6 में से कोई 2 मैन, वो 3 मैन, तो 6C3, और 5 में से कोई 2 वुमेन माने 5C2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6C3 हो गया 20, 5C2 हो गया 10, आंसर आ गया 200। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 200 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहा है log base 3 to the log base 2 to the log base 3 x बराबर 1। या तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए, या इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले पुट द वैल्यू गेट द आंसर देखिए। यहां अगर 8 रखेंगे तो यहां कुछ नहीं हो पाएगा, हमें नंबर रखना होगा ऐसा जो 3 की पावर में कन्वर्ट हो सके। 81 रखते हैं अगर हम, तो log base 3 log base 2 और यहां हो जाता log base 3 to 81, log 81 to the base 3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 4 तो आगे चला जाएगा, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, 2 आगे चला जाएगा, बाकी वैल्यू 1 हो गई, 2 यहां लिख दिया। अब कुल मिला के ये क्या बचेगा? ये बचेगा log 2 to the base 3। ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो 81 तो आंसर नहीं होगा। 6561 और ट्राई कर लेते हैं। 6561 तो log base 3 log base 2 log 6561 टू द बेस 3। सबसे पहले 6561 3 की पावर कितना होगा? 3 × 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ, माने इसे 3 की पावर 8 लिख लेंगे, पावर वाला 8 आगे चला गया, ये वैल्यू 1 हो गई। इस 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आगे चला गया, ये वैल्यू 1 हो गई। log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो तभी 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए जब हम इसे सॉल्व करने की बात करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इफ log a टू द बेस b बराबर c, देन a इज इक्वल्स टू b टू द पावर c। तो a की वैल्यू किसके बराबर होती है? b की पावर c के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूं
तो अगर मैं बात करूं तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 1। जरा ध्यान से देखिए, 3 की पावर 1 माने log बेस 2 log बेस 3x बराबर 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। log x टू द बेस 3 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, 2 की पावर 3। ठीक है ना। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 का मतलब 6561, तो भी आंसर कितना आएगा, 6561 आएगा। तो आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के रखे गए थे, 25 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कभी कोई यूनिट नहीं होती। बेसिकली इट इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं या डिफरेंट माने अपोजिट चेंजेस आ रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, बस। तो कोरिलेशन की कभी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ऑलवेज अ यूनिटरी नंबर और अ प्योर नंबर, हैज नो यूनिट। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट होगा ये यूनिट से, ये क्या होगा, ये यूनिट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड डे टेम्परेचर, भाई सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक और डे टेम्परेचर में कैसा रिलेशन हो चाहिए, भाई जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ेगी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, डिक्रीज तो नहीं होगी। भाई जैसे जैसे डे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक की सेल इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंड के दोनों की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि एक के बढ़ने पे दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है और एक के घटने पे दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहा है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। भाई यहाँ पे x कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, x कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो भाई -1 और 1 के बीच में लाई करेगी और डिपेंड करेगा कि b पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा तो r भी पॉजिटिव होगा, और b नेगेटिव होगा तो r भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रिग्रेशन, ये क्या है, एक रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों रिग्रेशन लाइन क्या होगा, सेम होगा। यही y ऑन x है, यही x ऑन y है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव होगा तो r भी पॉजिटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव होगा तो r भी नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा या फिर 1 होगा, लेकिन डिपेंड करेगा b के ऊपर। अगर b पॉजिटिव हुआ तो r की वैल्यू 1, और b नेगेटिव हुआ तो r की वैल्यू -1। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, if the plotted points in the scatter diagram lie from upper left to lower right, then the correlation कैसा होगा, भाई अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहा होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वो कह रहा है कोवेरियंस बताइए कैसा हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई अगर कोवेरियंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। कोवेरियंस नेगेटिव होगा तो दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो कोवेरियंस तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस, माने रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू जो आपने फोरकास्टिंग करी तो जो भी आंसर निकल के आया वेरिएबल का और जो एक एब्सोल्यूट आंसर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एरर या रेसिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एक होती है ट्रेंड वैल्यू, माने जो आप वैल्यू फोरकास्ट करते हो उसे बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू, और एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एरर या रेसिड्यू कहते हैं दोस्तों। तो एरर या रेसिड्यू माने डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन कहां इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी, इनके रेस्पेक्टिव मीन पर, अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ y पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश यूनियन b डैश। सबसे पहले a डैश यूनियन b डैश का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश, और A इंटरसेक्शन B का होल डैश का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कितना दे रखा है आपको, 5/6। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/6। ये हमारे पास आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी हमें पता है। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अरे वाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है,
ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए तीनों चीजें हमें पता है, कितना कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6। एलसीएम 6, 3 + 2 - 1 माने ये हो जाएगा 4/6 माने 2/3। आंसर आ गया 2/3। आंसर क्या आ गया 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 2 डाइस विद फेस 1 2 3 4 5 6 आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो टोटल कितने केस बनेंगे 36 केसेस बनेंगे। एंड द पॉइंट्स ऑन द डाइस आर मल्टीप्लाई टुगेदर, और दोनों पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया गया। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज 12। तो पहले तो 36 केस लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 36 केस लिख गए। आप कहेंगे 36 कैसे सर, 1 के साथ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 केस बन गए। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज 12, अपॉन में तो 36 आ गया। अब प्रोडक्ट 12 बनाने के लिए एक के साथ तो कोई केस नहीं बनेगा, 2 के साथ 6 वाला केस बनेगा 2 6 12, 3 के साथ 4 वाला केस बनेगा, 4 के साथ 3 वाला, 5 के साथ कोई केस नहीं, 6 के साथ 2 वाला। कितने केस बनेंगे 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/9। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/36 या फिर 1/9। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक अ ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। वाइल द प्रोबेबिलिटी फॉर बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। अब जरा ये बताइए, किसी एक का सच बोलना और किसी एक का दूसरे का सच बोलने का कोई लेना देना नहीं है, माने ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्रडिक्ट टू ईच अदर। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब दोनों अपोज करे। जब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और जब बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 4/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 इंटरसेक्शन माने मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5। एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। ये हो जाएगा 4 + 3 माने 7/20 इज द करेक्ट आंसर। 7/20 माने सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अ पाई डायग्राम इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। ये पाई डायग्राम बनाना है इसका। वो कह रहा था सेंट्रल एंगल फॉर करस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इसके लिए एंगल कितना कितना बनेगा ये बताना है आपको। तो पहले तो इनका टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, ये हो गया 260, वो 360 और 240 600 720 माने 720 क्या मिलियन रुपीस को कितने डिग्री एंगल में बनाना है 360, माने 720 मिलियन से हमें 360 डिग्री का एंगल बनाना है। भाई पाई डायग्राम में क्या बनता है, सर्कल बनता है, तो टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो 1 मिलियन एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 360 डिवाइड बाय 720 माने हाफ डिग्री की वैल्यू हो गई। तो जरा देखिए किसके लिए बताना है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स के लिए कितना एंगल बनेगा 120 डिग्री, और वेल्थ टैक्स के लिए कितना बनेगा सर 90 डिग्री। भाई आधा एंगल बनेगा, 1 मिलियन जो है हाफ डिग्री के बराबर है, तो 240 मिलियन कितने के बराबर होगा 120 डिग्री के। 180 मिलियन किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो आंसर कितना हो गया 120 और 90 माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो मीन होती है सर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, मीन होती है। मीन इज द बेस्ट, अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस एंड द मीडियन ऑफ एक्स इज 16 देन द फाइंड द मीडियन ऑफ वाई। तो सीधी सीधी बात है, जितनी भी सेंट्रल वैल्यू है उन सभी पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। तो सीधे सीधे एक्स की जगह कितना लगा दे 16 लगा दे, तो जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द मीडियन ऑफ वाई। तो 4 × 16 - 6y = 13, तो 6y =
16 4 जा 64 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 6 और कर दीजिए, माने 3 की टेबल से कट जाएगा, 17 3 51, ये 17/2 का मतलब हो जाएगा 8.5। कितना हो जाएगा? 8.5। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द लेबर्स, ये लेबर के वेजेस दे रखे हैं आपसे। Q1 D6 और P82 तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो आप किसी एक को निकाल लीजिए, बाकी दो का जजमेंट अपने आप हो जाएगा। इसमें टाइम मत वेस्ट करिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो Q1 सबसे पहले तो इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और में अरेंज करना पड़ेगा आपको। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 9 10 है, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे छोटा होगा इसमें 56 50, फिर 56 के बाद 56 के बाद रह गया 75, फिर 75, फिर 80, फिर 82, अच्छा 65 भी रह गया। एक सेकेंड, 65 75 75 80 82 ये भी कट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 90 120 और 130, 90 120 और 130, किसी एक को निकाल लीजिए जो आपको इजी लगे। गिन लीजिए, 4 और 4 8 और 2 10। Q1 क्या होगा भाई? n की वैल्यू 10 हो गई, तो इंडिविजुअल सीरीज में Q1 क्या होता है? 25% ऑफ द n+1, माने 11 का 25% निकाल ले, 11 का 25%, दैट इज इक्वल टू 2.75 ऑब्जर्वेशन, 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 56 प्लस 0.75 ऑफ इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 9 का 0.75, 9 इंटू 0.75, यह आ गया 6.75 और प्लस 56 62.75। कौन सा वाला ऑप्शन है? ए है, बाकी किसी में भी देख लीजिए, नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बाकी दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वो कह रहा है इफ द वैल्यूज y आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ x देन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी अनकोरिलेटेड। भाई y की वैल्यू के चेंज करने पर x में कोई फर्क नहीं आ रहा, माने दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, द लेस देन ओजाइव इज अ, लेस देन ओजाइव क्या होता है? एक जे शेप्ड कर्व होता है। एक क्या होता है? जे शेप्ड कर्व, ठीक है ना। लेस देन ओजाइव कुछ इस तरीके से बनता है, तो क्या होता है? एक जे शेप्ड कर्व होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला कर्व कौन सा है? सर, बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, ठीक है ना। आप देखेंगे तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए जाते हैं वो हमेशा बेल शेप्ड कर्व के ऊपर होते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that the ticket drawn bears a number which is a multiple of 3 or 7? माने 1 से लेके 20, 1 2 3 up to 2 so on to 20, एक नंबर सेलेक्ट किया गया। वो नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 और 7। और का मतलब क्या हुआ? यूनियन। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 7। हाँ जी, अब मल्टीपल ऑफ 3, 1 से लेके 20 में कितने नंबर ऐसे होंगे जो 20 से वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं? अपॉन में तो 20 लिख दिया। हाँ जी, 3 से कितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे? सर 6। 7 से कितने नंबर डिवाइड हो पाएंगे? सर 2। और 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए, माने 21 से डिवाइड होने वाले नंबर 0। तो आंसर हो जाएगा 8/20। 8/20 का मतलब हो जाएगा 2/5। 2/5 बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अरे वाह, सब कुछ तो दे रखा है। ये
सब कुछ दे रखा है। आपसे किसकी वैल्यू पूछे? लेस्प्रे की। लेस्प्रे इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई? दैट इज इक्वल टू समीशन P1 P0, लेस्प्रे कर रहा है तो Q0 इंटू 100, सीधे सीधे वैल्यू लगा दीजिए। P1 Q0 106, P0 Q0 ये रहा 83 इंटू 100, ये 127.71। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माने x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू पता करनी है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर 5 एंड 8, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है 8, एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8, माने r की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8। वो कह रहा है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, माने आपसे पूछ रहा है by(x) की वैल्यू। तो by(x) बराबर क्या होता है? r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना है? 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है? 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 5, माने ये हो जाएगा 0.8 इंटू 8 डिवाइड बाय 5, 1.28। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाँ जी सर। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ द फॉलोइंग 6 स्टूडेंट, माने आपको इसमें ये डेटा गिवन है और आपको यहां पे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है बाय यूजिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले रैंक्स दे दीजिए, इसको नाम दे देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y। तो रैंक ऑफ x, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, फर्स्ट, उससे छोटा 8 है सेकंड, उससे छोटा 7 है थर्ड रैंक, उससे छोटा 5 है फोर्थ रैंक, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ये रैंक दे दी। अब आर वाई दे देंगे सेकंड, वाई को रैंक, सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8 को सेकंड रैंक, 8 को सेकंड रैंक, फिर 6 थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और सिक्स रैंक। अब डिफरेंस का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, ये 0, ये 1, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16। इसका सम कितना आएगा? समीशन डी स्क्वायर कितना आया? ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 16, 26 और 9 35 और 9 44। बस n की वैल्यू कितनी है? 6। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। r बराबर क्या होता है? r बराबर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर कितना है? 44। n कितना है? 6 इंटू 6 का स्क्वायर -1 35। 6 से 6 कैंसिल, माने कुल मिला के r की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कंफर्म हो गया। r की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये हम कर लेते हैं, क्योंकि 1 - 44 अपॉन 35 हो रहा है ना, इसलिए पता लग गया। तो 44 डिवाइड बाय 35 और -1 कर दे, उल्टा माइनस का 0.25 आएगा। 257 का मतलब माइनस का 0.26। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है ये। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस आर दिस एंड दिस। ये रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है आपको। वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, माने आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कौन सी y ऑन x और कौन सी x ऑन y है। इसे हमने x ऑन y मान लिया जैसे हम मानते थे, इसे हमने y ऑन x मान लिया। अब सबसे पहले b x y क्या होगा? y x इक्वल टू की फॉर्म में लेके आइए, तो ये हो जाएगा -3/4। भाई इसे x इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 7 अपॉन का 4 अपॉन का 4। तो y के मल्टीपल में क्या हुआ? bxy हो गया। ऐसे ही इसे y इक्वल टू की फॉर्म में लेके आइए तो y इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 3x माइनस का 8 अपॉन 4 अपॉन 4। तो by(x) कितना हुआ? by(x) हो गया -3/4, -3/4। दोनों सेम साइन के आ रहे हैं? आ रहे हैं। दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो r की वैल्यू क्या आएगी? भाई दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव आएगा। बाकी अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 9/16, माने माइनस का 3/4 माइनस का 0.75 इज द करेक्ट आंसर। माइनस का 0.75 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4 देन द हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 5, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको 4, हार्मोनिक मीन आपसे पूछ रहा है। तो हार्मोनिक मीन गारंटी है 4 से तो छोटा ही आएगा। अब देखिए सारे ऑप्शन 4 से छोटे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होता है और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। बाकी रिलेशनशिप होती है इनके बीच में कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के होता है। वैल्यू लगा दीजिए, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन 5 इंटू हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कितना होगा 16 डिवाइड बाय 5, 3.2 माने ए इज द करेक्ट आंसर। 3.2 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 वो कह रहा द मीन एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज 25,000 and the mean salary of male and female are 27,000 and 17,000 respectively. Find the percentage of males and females. तो सबसे पहले ये मीन किसका है? ये मेल्स का है, ये फीमेल्स का है और ये टोटल का है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2000 क्या N1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 8000 क्या N2, वेयर N1 इज द नंबर ऑफ मेल पर्सन एंड N2 इज द नंबर ऑफ फीमेल पर्सन। तो N1 अपॉन N2 कितना आ गया? 8000 अपॉन 2000। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। 8000 अपॉन 2000 का मतलब 4:1। अब N1 की परसेंटेज निकालनी है, तो N1 की परसेंटेज कितनी होगी? 4/5 इंटू 100%। जैसे आप शेयर में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80%। माने 80% अगर मेल है तो 20% क्या होंगी? फीमेल होंगी। 80% अगर मेल्स है तो 20% क्या होंगी? फीमेल होंगी। माने आंसर आ गया 80 एंड 20। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 18 देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस। अब देखिए आपको वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस पे हमेशा याद रखिए वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको 5 को तो काट दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ता है, तो वेरिएंस पे स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। वेरिएंस पे स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ता है, ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएंस पे स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा? सीधे सीधे न्यू वेरिएंस की बात करिए। क्या करेंगे? स्केल का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 और इंटू ओल्ड वेरिएंस कितना है? 18। आंसर कितना आ गया? 72। आंसर कितना आ गया? 72। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इफ द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा इज 12 एंड देयर मीन वैल्यू इज 40 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया सर? 12। मीन कितना है सर? 40 इंटू 100%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 30%। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा वेरिएंस है ये, सॉरी ये वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 12 होगा। तो 12 का अंडर रूट डिवाइड बाय 40 और इंटू 100, 8.66 माने 8.65। देखिए ये वेरिएंस गिवन है 12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 12 होगा। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों कुल मिला के ये आपका मॉक टेस्ट जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और आपने देखा मैथ्स और स्टैट्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने पहले के मॉक टेस्ट में ना करा हो। सभी तरीके के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और अब अगर अभी भी कोई दिक्कत है आपको तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।